नमस्कार, करियर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। किसी भी अपराध में, किसी भी मामले में जब फैसला होता है तो सभी की निगाहें उस जज पर होती है कि वो क्या फैसला देंगे। और अगर फैसला सकारात्मक होता है तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन अगर कई बार हम ये देखते हैं कि अगर फैसला हमारे मन के माफिक नहीं होता तो हम जज पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन ये जज ऐसा क्यों करते हैं? जज बनते कैसे हैं? क्या जज के रूप में भी कोई लॉ पढ़ने वाला बच्चा अपना करियर बना सकता है? तैयारी इसकी किस तरीके से होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है आज हम अपने कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम गाइड। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चाणक्य लॉ एकेडमी के मेंटर नितिन नामदेव। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला जो अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा नितिन जी कि जब कोई फैसला होता है या अपराध से जुड़ा या सकारात्मक भी फैसला, तो हमें लगता है कि जज भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि वो फैसला सुनाते हैं। ये जज बनते कैसे हैं? सामान्य सा सवाल सभी के मन में होगा कि जज बनते कैसे हैं, प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जुडिशरी जो है उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे आप सभी जानते हैं कि संविधान का इसे एक स्तंभ कहा जाता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक जितने भी यहाँ पर जो है जजेस होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन और उनके सिलेक्शन प्रोसीजर या उनके इलेक्शन प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 को देखना चाहिए। यदि अगर आपको हाई कोर्ट जज बनना है तो आपके हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस है उसको देखना होगा। इसी तरह से लोअर जुडिशरी में एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, जिसे हम एसजेएस जिसे हाई जुडिशरी भी कहते हैं, और एक जो होता है जैसे सिविल जज या आप लोग मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, ये पॉपुलर है कि भाई मजिस्ट्रेट और सिविल जज जो होता है उसका एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसको हर स्टेट जो है अपने हिसाब से इसको कंडक्ट कराती है। इसकी जो प्रोसीजर है या स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता है इन पोस्ट को, उस पर तो मैं चर्चा करूंगी नितिन जी। सबसे पहला यही सवाल है कि जैसे छत्तीसगढ़ में या दूसरे ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं तो पीएससी के जरिए ज्यादा चयन होते हैं बच्चों के और पीएससी कंडक्ट किया जाता है। ऐसे में आपने इस फील्ड पे जाने का कैसे सोचा? क्या इसको लेकर आपने अपना उद्देश्य बनाया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मैं एलएलबी कर रहा था, देखिए मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मध्यम वर्गीय परिवार से होने के लिए ठीक है मेरे साथ एक था कि संघर्ष था कि भाई मुझे जो है एक अच्छी नौकरी में जाना है, और कहीं ना कहीं विधि क्षेत्र में मेरा रुझान शुरू से था। तो जब मैंने एलएलबी स्टार्ट किया था रायपुर में, तो उस समय पीएससी की बहुत सारी कोचिंग्स है और उस समय बहुत सारी कोचिंग्स थी। तो जुडिशरी का पढ़ाने वाला वहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म कहीं पर भी जो है रायपुर में अवेलेबल नहीं था, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ में कहीं अवेलेबल नहीं था। तो मैंने जब एलएलबी किया तो मैं इंदौर गया और इंदौर से मैंने अपनी स्टडी की। फिर वहाँ पर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टीचिंग का। पर मुझे एक एहसास हुआ कि एक अच्छे मेंटर जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है और इस प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं कर रहा है। और चूँकि मैं लॉ से जुड़ा हुआ था और टीचिंग मेरी शुरू से एक हॉबी थी, मैं बचपन से पढ़ाता था बच्चों को, तो कहीं ना कहीं जो है वो हॉबी जो है मेरा आज ये डेस्टिनेशन बन गया। बिल्कुल, मतलब ये लॉ के स्टूडेंट के लिए ये भी एक विकल्प होता है कि वो टीचर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। जितने भी आज की तारीख में जितने भी आपके लॉ कॉलेजेस हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है एलएलएम करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो इस फील्ड में जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। नितिन, जहाँ तक हमें पता है कि जब कोई बच्चा एलएलबी करता है तो हमें लगता है कि बस एलएलबी हो गया मतलब ये वकील बन गया और सीधे जाकर ये वकालत करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कोई अभी तक हमें पाठ्यक्रम नहीं मिला कि हाँ इसको पढ़ने के बाद ये व्यक्ति जो है वो सीधे जज बन जाएगा। तो इसकी पूरी जो सिस्टमेटिक प्रक्रिया है मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक चीज है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि एलएलबी का मतलब वकालत होता है, ये बिल्कुल अब मिथक हो गया है। पहले जो आपके एलएलबी करने वाले होते थे तो उन्हें प्रोसीजर नहीं मालूम होता था, तो वो ज़्यादातर वकालत के क्षेत्र में जाते थे। और वकील जो है आज भी जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसको हम वकालत कह रहे हैं या एडवोकेसी अच्छा प्रोफेशन है। पर धीरे धीरे जो है इसमें काफ़ी स्कोप्स आ गए हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी के बाद आप क्या कर सकते हैं,
तो इस पर मैं एक छोटी सी आपको जो है एक चर्चा करूंगा कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और आपका रुझान जो है लिटिगेशन में है, तो बिल्कुल आप एडवोकेट बनिए। और अगर आपका रुझान लिटिगेशन में नहीं है, आप वकालत नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे स्कोप्स है, जिसमें सबसे पहले तो आप जुडिशरी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है जिसको हम लोग एडीपीओ कहते हैं, आप एडीपीओ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा जॉब है, सिक्योर जॉब है। इसके बाद आप चाहे तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो हमारे पास आज की तारीख में बहुत सारे स्कोप्स हैं। केवल आज हम वकालत एक जो है एलएलबी करने वाले का ऑप्शन सोचे या एक विकल्प सोचे, तो अब ये नहीं रहा है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और आपसे मैं कहूं, जो कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है, वो ये कि आप वकालत कर रहे हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आप धीरे से जज बन जाएंगे। क्या ये सच है? पहले तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो जज का एग्जाम होता है, ये एक कंपटीशन को आपको पास करके आगे बढ़ना होगा, या कंपटीशन जो है आपको उसको क्लियर करना होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पीएससी का एग्जाम होता है। अब इस पीएससी के एग्जाम में जो है, ठीक है, आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी रैंक को जो है चुनते हैं। इसी तरह से नेशनल लेवल पर आईएएस के एग्जाम होते हैं, जिसको यूपीएससी के थ्रू लिया जाता है। तो जज के एग्जाम के लिए भी इसी तरह से स्टेट पीएससी जो होती है, वो वैकेंसीज जो है निकालती हैं। और ये ट्रायल ईयर एग्जाम है। इसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स को आप जब क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस मुख्य परीक्षा है वो देना होगा, और फिर मुख्य परीक्षा के बाद अगर आप जो है उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के बाद जो है, ठीक है, आपके मेंस और इंटरव्यू के जो दोनों मार्क्स होते हैं, ये दोनों मार्क्स ऐड होके आपका एक फाइनल रिजल्ट होता है, और अगर आप उसमें मेरिट में आते हैं तो आप जज बन जाते हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और आपके जीवन का मकसद है कि आपको जज बनना है, तो आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस पर हम विस्तार से आपको वो तमाम जानकारी दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। नितिन जी हमारे साथ में। नितिन जी, जैसा कि जज की प्रक्रिया के बारे में ब्रेक पर जाने से मैंने पहले पूछा, अब प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या विकल्प है कि वो 12th के बाद कर सकते हैं, एलएलबी के बाद कर सकते हैं, या फिर जब वैकेंसी आ गई है तब भी वो तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपको जज बनना है तो आपको एलएलबी कम से कम एलिजिबल होना पड़ेगा, और आपको एलएलबी पास होना पड़ेगा। पर अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, या आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एलएलबी कोर्स ज्वाइन किया है, तो कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई हो गया है। तो मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा स्टूडेंट से कि अगर आपको जज बनना है, अगर आपने ये तय किया है कि भाई मुझे सिविल जज में एक चयन के रूप में जो है जाना है, तो आपको जैसे ही आपने एलएलबी स्टार्ट किया है तो वहीं से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जैसे पीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, ये हर साल ही लगभग होती है नितिन जी, तो क्या कानून से जुड़ी या सिविल जज की जो वैकेंसीज हैं वो भी हर साल होती हैं? उनका कोई दिन तारीख निश्चित समय होता है जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टेट वाइज होते हैं ये एग्जाम, तो इसमें 2006 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। इस जजमेंट के बाद जो है अब हमारे यहाँ ये रूलिंग आ गई है कि हर साल जो है आपको जजेस की वैकेंसी निकालनी है, और अगर आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं तो भी जो है आपको ये नोटिफाइड करना होगा कि इस साल जजेस की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, और अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको नोटिफाइड करना होगा कि आपके पास कितनी जजेस की वैकेंसी इस साल अवेलेबल है। प्रोसीजर ये है इसमें कि दिसंबर जनवरी में आपको ये नोटिफाइड करना होगा कि आप कितनी जजेस की वैकेंसी इस साल स्टेट में निकाल रहे हैं। इसके बाद जो है जनवरी फरवरी के बाद जो है मैं छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से बात कर रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, मई में जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा इसका, और उसके 3 महीने के बाद जो है आपके मेंस मुख्य परीक्षा की परीक्षाएं होंगी, और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट हो। तो अगर सामान्यतः अगर हम बात करें तो ये हर साल हो रहे हैं। अगर वैकेंसी नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाइड करेगा, जैसे कि इस साल वैकेंसी नहीं है, अदरवाइज आपको जो है हर साल कंडक्ट कराना है। बिल्कुल। एक सवाल इसमें आपके फील्ड से थोड़ा सा हटके मैं ये पूछूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत में इतने केस जो है वो पेंडिंग से हैं, जजों की हमारे पास में, वकीलों की हमारे पास में संख्या कम है, तो फिर क्या वैकेंसी कम निकलती है? क्योंकि युवाओं के पास तो फिर करियर का ऑप्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहाँ पर। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिशा निर्देश जारी किया है। अभी आपने हाल में ही 2-3 सालों में सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके कई डिसीजंस आए हैं कि नंबर ऑफ लिस्पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा है और जजेस की संख्या कम है। तो इसके लिए भी एक गाइडलाइन आई है कि हर स्टेट को अपने जजेस जो हैं वो बढ़ाने होंगे, और एक जज जो होगा, एक मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास मिनिमम कितनी फाइल्स होंगी, उस फाइल्स से ज़्यादा उनके पास फाइल्स नहीं होंगी। बट
यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के ऊपर होता है या गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, क्योंकि फंडिंग उनकी ही होती है। फिर इसमें हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन कंपलसरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हाई कोर्ट और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों बैलेंस करके जो है कितने जजेस चाहिए या कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर साल जो है एग्जाम निकालती है। आपके यहाँ की जो एकेडमी है उसका अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा, ये भी मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। कोई भी एकेडमी जो होती है वो अपना प्रचार मुंह से नहीं करना चाहिए। मेरा ये है, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव जो है ये है कि यदि शिक्षक जो है आज की तारीख में ईमानदारी से काम करेगा और व्यवसायीकरण को ना रखते हुए, अगर जो है अपने प्रोफेशनलिज्म को ना रखते हुए अगर वो अपने एथिक्स पर चलेगा तो सिलेक्शन ज़्यादा होगा। और मैं ये कहता हूँ कि चाणक्य लॉ एकेडमी जो है ये पिछले 6 से 7 सालों में 50% अप्रॉक्सीमेट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में रिजल्ट दे रही है टोटल वैकेंसी का। बिल्कुल, वो इसलिए भी पूछना जरूरी था नितिन जी, क्योंकि कार्यक्रम जो देख रहे हैं उनको एक सही जगह मिलनी चाहिए। जैसे आपको नहीं मिली तो आपको इंदौर जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ के बच्चों को भटकना ना पड़े। दूसरा ये कि सिविल जज बनने के लिए क्या वकालत का अनुभव होना जरूरी है, क्या उनका प्रैक्टिस करना जरूरी है? इसमें अमेंडमेंट हो गया है। पहले आज से लगभग 15 साल पहले जो है जो जुडिशरी का एग्जाम देते थे तो उनके लिए 2 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी थी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने अभी भी कंपलसरी रखी है प्रैक्टिस को, पर छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल जो है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे LLB पास किया है आप इमीडिएट जो है एग्जाम दे सकते हैं जज का। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो ये कि जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की हम बात करते हैं तो मीडियम एक बहुत बड़ा जरिया होता है और ये कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं जब ऐसी किताबों को पढ़ते हैं तो उतना अपना आउटपुट नहीं दे पाते जितना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि सारी बुक्स हमें लगता है कि इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। छत्तीसगढ़ से हिंदी मीडियम को लेके काफ़ी मिथक है और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं जो है एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी जो है ठीक है हिंदी मीडियम को लेकर ऐसा कोई भी जो है आप अपने मन में मिथक मत बनाइए। सबसे पहली चीज़ देखिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स हो रहे हैं उसमें 5 साल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं और जो 3 ईयर कोर्स वाले होते हैं वो हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा होते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने सिलेक्शन जो है हमारी एकेडमी से हिंदी मीडियम से हो रहे हैं उतने सिलेक्शन जो है आपको किसी भी जो है कोचिंग क्लासेस से नहीं मिलेगा। इसमें मैं 2012 का अपना एक रिजल्ट बताऊंगा जिसमें मेरे यहाँ से फर्स्ट टॉपर थे वो हिंदी मीडियम से थे। अभी 2016 में जो हिंदी मीडियम की जो टॉपर है, थर्ड टॉपर है, वो रैंकिंग उसकी 3rd है पर वो हिंदी मीडियम में टॉपर है, वो हमारी एकेडमी की है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ भेदभाव हो रहा है, बशर्ते अगर उसने ईमानदारी से तैयारी की है। पर यहाँ आपको एक बात और बताऊंगा, वो ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो है वो एक जगह जाके अटक जाते हैं। एक जगह जो है उनकी कमजोरी है, जब वो मुख्य परीक्षा देते हैं तो मेंस के एग्जामिनेशन में 20 नंबर का ट्रांसलेशन होता है और ये ट्रांसलेशन जो होता है ये उनके लिए जो है सरदर्द बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है वो कंपैरेटिव उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है ट्रांसलेशन में, जबकि हिंदी मीडियम वालों की जो है ट्रांसलेशन की जो स्पीड होती है, ट्रांसलेशन जो होता है कमज़ोर होता है। तो एक सजेशन मेरा रहेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करते रहिए। बिल्कुल, मतलब इंग्लिश को थोड़ा सा मजबूत करना है। प्रीलिम्स और मेन, अगर ये कानून को हम देखें नितिन जी तो कानून में इतनी बारीकियां, इतने पेच हैं कि इनको समझना मुश्किल है और इन सब बातों को ही मुझे लगता है प्रीलिम्स और मेन के जो क्वेश्चन है वो डिसाइड किए जाते होंगे। तो जज बनने के दौरान जो तैयारी आपकी होगी उनमें किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी हम पूछते हैं नितिन जी से। नितिन जी, प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो आप लोग तैयारी करवाते हैं उनमें जो सिलेबस है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा आप लोग क्या एफर्ट करते हैं ताकि उनका जो नॉलेज है बहुत अच्छा हो सके? मैं अपनी एकेडमी की बात करूंगा यहाँ पे जी। बाकी एकेडमी से ताल्लुकात तो मेरा ज़्यादा नहीं है। देखिए, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जिसको MCQ या बहुविकल्पी होता है, ये उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें एक क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके फैक्ट ऑफ नॉलेज जो है, आपके तथ्यों का जो ज्ञान है वो बहुत ही आपका स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से तैयारी करें तो बेहतर होगा और थॉरस स्टडी कीजिए आप
और उसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समय देके पढ़िए। कई बार ये होता है स्टूडेंट के सामने की वैकेंसी आती है और उसके बाद जो है वो तैयारी शुरू करते हैं, तो वहाँ पर एक यही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सेलेक्टिव और कलेक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण उनका नॉलेज जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है उनको मुश्किल पैदा करता है। अच्छा, मेंस के एग्जाम्स की खासियत बताइए। क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसमें और ज़्यादा डीप में हमको उतरना होता है, या कानून के सवाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं लिखने की? छत्तीसगढ़ का जो मेंस का पैटर्न है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लिए जाने वाले जुडिशरी के पैटर्न से बहुत ही अलग है। छत्तीसगढ़ में आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है उसका आपका बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वो मेंस में बहुत काम आएगा। हमारे यहाँ जो मेंस होता है उसके दो पार्ट है, एक जजमेंट राइटिंग है इसमें और दूसरा इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने बताया। जजमेंट राइटिंग जो होता है उसमें आपको जो है प्रॉब्लम्स दे दी जाएगी, जिसमें एक सिविल और एक क्रिमिनल की प्रॉब्लम आती है और आप जो है उस प्रॉब्लम को पढ़कर और समझकर जो है उसको वैसे ही फ्रेम करेंगे जैसे कि एक जज जो है अपने जजमेंट में मतलब एक फैसला तैयार एक फैसला देता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, फैसला देता है। तो फैसला देते समय अगर उसको कानून की बारीकियों का ज्ञान नहीं है या वो जो है फैक्ट को नहीं समझ पा रहा है तो एक अच्छा जज कैसे बनेगा। तो हमारे यहाँ जो है जजमेंट राइटिंग को ज्यादा वेटेज दिया गया है और उसी आधार पर जो है हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। बिल्कुल नितिन जी, ये जो जजमेंट की बात थी इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि मेंस में इस तरीके की जब तैयारी आप लोग कराते हैं तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में कि कई बार ये होता है कि सबूत आपके सामने में आ गए, गवाह सामने में आ गए, बावजूद उसके जो जज का फैसला होता है वो चौंकाने वाला होता है, पता नहीं कौन सा क्लू उनका काम करता है। तो ये जो सिक्स्थ सेंस होता है जजों के पास में, तो क्या इसके लिए भी कुछ खास विधा होती है, तैयारी करने के टेक्निक्स होती है? जुडिशरी जो होता है, जो जज होते हैं वो अपना निर्णय जो है तथ्यों के आधार पर देते हैं और हमें जो है तथ्यों का उचित आकलन और उसका विश्लेषण करना आना चाहिए। अगर हम जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो जो फैक्ट आपके पास दिया गया है या जो फैक्ट आपके पास हैं वो लगभग एक जैसे सभी स्टूडेंट के पास है। तो आप उसको किस तरह से विश्लेषित करते हैं, किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं और साथ ही आप उसको किस तरह से जो है जजमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न था और इसके संबंध में एक चीज है कि अगर एक फैक्ट को जो है अगर अलग अलग जजेस को दिया जाए तो वो उसमें अलग अलग निर्णय देंगे। तो यहाँ पर जो जजमेंट की बात की जाए तो वो एक जज की जो है खुद की अभिव्यक्ति होती है, वो एक उनका कहना चाहिए कि विचारों का उनका दर्पण होता है कि वो किस तरह से जो है उस तथ्यों को देख रहे हैं और उन तथ्यों से क्या जो है आकलन निकाल रहे हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखाई देता है कि जो फैक्ट है वो एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट है, पर जज जो है वहां पर उसको छोड़ देता है और उसको उस सजा से मुक्त कर देता है। तो वो हम अपने दृष्टिकोण से उस फैक्ट को देख रहे हैं और जो जजेस होते हैं उनका अपना दृष्टिकोण होता है, उनका एक अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर जो है वो एक निर्णय देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मेंस की तैयारी में हो गया जब आपको किसी चीज को लेकर आपको एक फैसला देना है या एक जजमेंट तैयार करनी है, लेकिन इन दोनों ही पड़ाव को जब बच्चा पार करके इंटरव्यू में जाता है तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के दौरान उनका अपना भी आकलन होता है, जजेस का जो पैनल बैठा हुआ होता है। तो क्या इसके लिए कुछ डमी आप लोग तैयार करवाते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा मामला फंस सकता है जैसे बच्चों को निकलना है? देखिए, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू का एक छोटा सा मैं वर्डिंग कहूंगा, वो होता है इनर ब्यूटी। मतलब इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है क्या है इसकी जांच की जाती है और एक इंटरव्यू जो है 5 से 10 मिनट का होता है। इसमें जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो लगभग 5 लोगों का एक पैनल होता है जिसमें एक हाईकोर्ट जज भी बैठते हैं हमारे यहाँ। तो उनका एक चीज देखना होता है कि ओवरऑल जो है उस बंदे की पर्सनालिटी या उस स्टूडेंट की पर्सनालिटी एज ए जज है कि नहीं है, क्योंकि 5 या 10 मिनट में हम किसी व्यक्ति का टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, उससे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली उसको जो है कन्वर्ट करे, वो घुमा के बात ना करे। और इंटरव्यू में मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि वो कभी झूठ ना बोले, क्योंकि जो सामने वाला बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा अनुभवी है। रही बात हमारी एकेडमी की, तो हम जो है इंटरव्यू की तैयारी हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ाकर इसके बाद उनके बहुत सारे सेशंस लेते हैं जो डमी इंटरव्यूज होते हैं। उसमें जो है हम बहुत सारे रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको बुलाते हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो लॉ प्रोफेसर्स होते हैं, ये सारे लोगों को जो है हम पैनल में बुलाते हैं और एक डमी इंटरव्यू कराते हैं। अभी तो हमने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है कि वो बंदा जो है या जो स्टूडेंट है वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है अपनी गलतियों को देख सके और हम उसको जो है दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कोरोना के समय में अभी
एग्जाम की जो डेट थी प्रीलिम्स की वो भी आगे बढ़ गई है नितिन जी। तो ऐसे में डिस्टेंस भी मेंटेन करते हुए और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कैसे ये पढ़ाई अभी चल रही है और क्या आप लोग नया कर रहे हैं इसमें? कोरोना के चलते हुए तो पूरा विश्व जो है एक जगह सीमित हो गया है और यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा जो कोचिंग क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। मैं आपको कहूँगा, आप बोलेंगे कि सर आप कैसे उल्टी धारा में चल रहे हैं, पर मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। उसके कई रीजंस है, फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूँगा, पर एक सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। वो सब्स्टिट्यूट ये है कि हम लोग अपने ई वीडियो लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और अगर कोरोना जैसी समस्या अगर भारत में या इसके बाद कभी आती है या ऐसी ही लॉकडाउन जैसी चीजें आती है तो वो स्टूडेंट हमारे ई लाइब्रेरी में जाके जो है वो हमारे लेक्चर्स को देख सकता है, उसको सुन सकता है। दूसरा, हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा काम जो है लगभग फाइनल हो चुका है। और हम उस मॉक टेस्ट में जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम जो है पीएससी कंडक्ट कराता है वैसे ही एग्जाम जो है हम हमारे पोर्टल में या हमारे प्लेटफॉर्म में जो है उनको अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल, तो काफी अहम काम अभी आप कर रहे हैं क्योंकि लंबी दूरी का काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपका बहुत विस्तार से जानकारी आपने दी। थैंक यू। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप जज बनने का मादा रखते हैं तो ये जो आज की चर्चा थी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।